हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सेक्शन नंबर 14 से सेक्शन नंबर 17 तक कवर करेंगे और फिर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन नंबर 14 टॉक्स अबाउट इम्प्लाइड अंडरटेकिंग एज टू टाइटल और एक्सेट्रा, और भी दो चीज़ें इसमें दे रखी हैं टाइटल के अलावा भी। सो कह रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल के कॉन्ट्रैक्ट में देयर इज, ये वाली लाइन क्या कह रही, कह रहा अनलेस द सर्कमस्टांसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर सच एज टू शो डिफरेंट इंटेंशन। अगर कुछ डिफरेंट इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट शो कर रहा है तो अलग बात है, वरना जो लिखा हुआ है वही माना जाएगा। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर इज an implied condition on the part of the seller that in the case of sale, एक implied condition है seller के पार्ट में, यानी कि जो बेच रहा है, कि उसके पास right to sell है, जो भी प्रॉपर्टी वो सेल कर रहा है, जो भी गुड्स वो सेल कर रहा है, उसके पास उस चीज़ का राइट है। एंड दैट इन केस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल, और अगर अग्रीमेंट टू सेल हो रहा है सेल के केस में तो उसके पास राइट होना चाहिए, और अगर अग्रीमेंट टू सेल है तो भी उसके पास राइट है गुड्स को सेल करने का एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज टू पास, जब प्रॉपर्टी पास होने वाली एग्रीमेंट टू सेल में तो भी उसके पास राइट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ए ने बी को अगर कोई स्टोलन कार बेची है और ये कह के बेची है कि ये एकदम नई कार है और वो कार चोरी की थी, तो ऐसे में बी जो है वो ए से क्लेम कर सकता है। क्यों क्लेम कर सकता है? क्योंकि इसके पास, ए के पास राइट नहीं था उस कार को बेचने का, वो उसका राइटफुल ओनर नहीं था, राइटफुल ओनर कोई और था और वो चोरी की कार थी। ठीक है, तो ओनरशिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो आगे कि ओनरशिप वाला क्लॉज है, कि यहाँ पर ओनरशिप ब्रैकेट में राइट करके ऐसे लिखा जा सकता है, याद रखने के लिए। क्लॉज बी क्या कह रहा है कि एन इम्प्लाइड वारंटी दैट द बायर शैल हैव एंड एंजॉय क्वाइट पोजेशन ऑफ द गुड। अब जब एक बार पोजेशन चला गया है बायर के पास, तो वो अच्छी तरीके से क्वाइटली उन पोजेशन को एक्सरसाइज करेगा, गुड्स के पोजेशन को एक्सरसाइज करेगा। जैसे मान लो कि क्या हुआ कि ए ने बी को कोई कार बेची, बाद में बी के पास जब ये कार चली गई, हमारा बी बायर है, जब इसके पास ये कार चली गई तो फिर पता चला कि कार पे कुछ मान लो लोन वगैरह था या कुछ भी ऐसा था, कुछ उसके ऊपर चार्जेस वगैरह थे, ये चीज़ बाद में बी को पता चली, तो फिर बैंक वाले, लोन क्योंकि नहीं भरा गया तो बैंक वाले इसकी कार को लेकर के चले गए जो उसने खरीदी थी। अब यहाँ पर बी जो है क्लेम कर सकता है ए से, क्यों? क्योंकि इसके पास राइट है कि वो क्वाइट पोजेशन एंजॉय करे उसकी गुड्स का जो उसने खरीदी है। ठीक है, अब आता है क्लॉज सी पर। क्लॉज सी क्या कह रहा है? एन इम्प्लाइड वारंटी दैट द गुड्स शैल बी फ्री, किसी भी कोई चार्ज, जैसे मैंने आपको लोन वाला एग्जांपल दिया ना, वो यहाँ पर भी फिट बैठता है कि कोई चार्ज या कोई इनकम्बरेंस नहीं होना चाहिए इन फेवर ऑफ एनी थर्ड पार्टी। मान लो कि कोई उस पर लोन वगैरह ना चल रहा हो, कोई चार्ज ना क्रिएट हो, ना वो प्रॉपर्टी प्लेज ना करी गई हो, नॉट डिक्लेयर्ड और नोन टू द बायर बिफोर और एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे इन तीनों में से कुछ भी है तो क्लेम किया जा सकता है, जो बायर है वो क्लेम कर सकता है, अपने पैसे वापस मांग सकता है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 15 पर। सेक्शन नंबर 15 कह रहा है सेल बाय डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन से सेल हो रही है। सो व्हेन देयर इज अ, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, अगर डिस्क्रिप्शन का यूज़ किया गया है, मतलब बताया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल आप, हम लोग जो मॉल जाते हैं तो उस कपड़े में कहीं लिखा होता है 100% कॉटन, तो ये डिस्क्रिप्शन है, जो 100% कॉटन है, डिस्क्रिप्शन है उस पर्टिकुलर क्लॉथ का। गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन, तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि गुड्स कॉरस्पॉन्ड करेंगे, यानी कि जो कपड़ा है जो वो 100% कॉटन ही होगा, कॉरस्पॉन्ड करेगा डिस्क्रिप्शन से। और अगर सेल, ये तो बात हुई डिस्क्रिप्शन की कि भाई जो लिखा हुआ है वही होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर सेल सैम्पल से भी है और बाय डिस्क्रिप्शन भी है, दोनों चीज़ें हैं, सैम्पल भी और डिस्क्रिप्शन भी है, तो इट इज़ not sufficient that the bulk of the goods corresponds with the sample if the goods do not corresponds with the description। इसका एक एग्जांपल देखते हैं सेक्शन नंबर 15 का। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है कि बासमती राइस, ठीक है, और वो भी लॉन्ग ग्रेन वाला जो बासमती राइस होता है, लॉन्ग ग्रेन वाला बास, और सैंपल भी उससे मैच कर रहा है। फिर से एक बार मान लो जैसे कोई बासमती राइस है, आप बासमती राइस खरीदने गए हो, बासमती राइस है, आपको लेना है लॉन्ग ग्रेन वाला, और इसका जो सैंपल है वो भी मैच कर रहा है उससे, बट जो एक्चुअल गुड्स हैं जो खरीदे गए वो उससे मैच नहीं कर रहा। जो एक्चुअल गुड्स हैं, यानी कि लॉन्ग ग्रेन वाला बासमती राइस नहीं था, स्मॉल ग्रेन वाला ही था बासमती, तो यहाँ पर क्लेम किया जा सकता है, ये कह रहा है। ठीक है,
ये वाले का एग्जाम्पल है सेल बाय सैंपल वाले का, ये वाले का एग्जाम्पल है बासमती राइस वाला। अब देखो सेक्शन नंबर 16 क्या कह रहा है। सेक्शन नंबर 16 से इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, एज टू द क्वालिटी और फिटनेस। देखिए क्या है, कह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, जो भी कुछ बाकी प्रोविजंस है उसको मद्देनजर रखते हुए, एंड ऑफ एनी अदर लॉ, अगर कोई दूसरा लॉ है वो भी फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स है, अगर वो फोर्स में है तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए कोई इम्प्लाइड वारंटी या कंडीशन नहीं है as to the quality or fitness for any particular purpose of goods supplied under the contract of sale except as follows। पहले जनरल रूल क्या है कि कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है, ये जनरल रूल है कि कोई इम्प्लाइड वारंटी या कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है क्वालिटी और फिटनेस को लेकर के। लेकिन ये एक्सेप्शंस है, ये 1 2 3 4 इसके एक्सेप्शंस है। क्या एक्सेप्शन है, कह रहा है वेयर द बायर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन मेक्स known to the seller the particular purpose for which the goods are required। अगर सेलर ने ये बात अगर बायर ने ये बात बता दी कि उसको किस पर्पस के लिए गुड्स चाहिए, so as to show that the buyer relies on the seller's skill और जजमेंट। और ऐसा कुछ है, देखो इसमें 2 बातें हो सकती हैं, इसमें 2 बातें बताई गई हैं। बायर अगर रिलाई कर रहा है सेलर की स्किल पे, यानी कि जो आप जैसे हम जाते हैं ना, कहते हैं कि जो आपको बेस्ट लगता है वो दिखाओ, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बायर जो है वो सेलर की स्किल पे रिलाई कर रहा है। एंड द गुड्स आर ऑफ अ डिस्क्रिप्शन विच इट इज़ इन द कोर्स ऑफ द सेलर्स बिजनेस टू सप्लाई, भले वो मैन्युफैक्चर है या प्रोड्यूसर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल बी रीजनेबली फिट फॉर सच पर्पज। तो अगर ये बात हो रही है कि बायर अगर रिलाई कर रहा है सेलर के स्किल पर, तो माना ऐसा जाएगा, इम्प्लाइड कंडीशन ये हो जाएगी, ऐसा मान लेते हैं हम कि गुड्स जो है वो फिट होंगे जिस भी पर्पज के लिए लिया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है कि अगर मान लो कि ए ने वाटर पंप ए लेने गया है, ठीक है, ए ने दुकान वाले से कहा कि कोई अच्छा जो है वाटर पंप दिखाओ जो अच्छा वाटर पंप हो। तो यहाँ अगर जो सेलर है उसने अगर एक प्रोवाइड कर दिया, सेलर ने प्रोवाइड किया, भाई बायर जो है वो सेलर की स्किल्स पे ही काम कर रहा था, ठीक है, सेलर ने प्रोवाइड कर दिया, लेकिन ये जो वाटर पंप उसने दिया ये खराब हो जाता है, तो यहाँ पर ए रिजेक्ट कर सकता है। क्यों रिजेक्ट कर सकता है, क्यों रिजेक्ट कर सकता है ए इसलिए रिजेक्ट कर सकता है क्योंकि सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ी कि ए जो है वो रिलाई कर रहा है सेलर की स्किल पर, और सेलर की स्किल पर अगर वो रिलाई कर रहा है, उसको पर्पस उसने बताया कि क्यों उसको वाटर पंप चाहिए, तो भाई उसे पता है ना कि किस वजह से चाहिए, तो सही माल देना चाहिए। नहीं दिया अगर और वो फेल कर गया, 1 ही दिन में मान लो खराब हो गया, तो यहाँ पर ए उस चीज़ को रिजेक्ट कर सकता है, पहली बात। अब यहाँ पर प्रोवाइडेड में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अ स्पेसिफाइड आर्टिकल अंडर इट्स पेटेंट और अदर ट्रेड नेम, तो कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होगी। अब यहाँ पर दूसरी बात क्या, ये एक्सेप्शन है, ये जो प्रोवाइडेड है एक्सेप्शन है कंडीशन, आप कुछ भी कह लो, कि अगर जो हमारा बायर है जो खरीदने वाला है वो अगर खुद ही कोई ब्रांड का नेम लेकर के आता है कि मुझे इसी ब्रांड का चाहिए, उसके बाद सेलर अगर उसको वो पर्टिकुलर चीज़ वो वाटर पंप उसी ब्रांड का प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर सेलर की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होगी फिटनेस को लेकर के, फिर चाहे वो अच्छा निकले खराब निकले उससे उसको सेलर को कोई मतलब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप खुद आए थे, आपने ये बात बताई थी कि आपको इस पर्टिकुलर ब्रांड का चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें ऊपर वाले में ब्रांड नहीं बताया जा रहा है, ऊपर वाले में सेलर की स्किल के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, और नीचे वाले में आप खुद ब्रांड बता रहे हो जा करके, तो वहाँ पर आप उसके ऊपर ये नहीं लगा सकते, उसको लाइबल नहीं कर सकते सेलर को। सबसेक्शन 2 देखो क्या कह रहा है, वेयर गुड्स आर ब्रॉड बाय डिस्क्रिप्शन, जहाँ पर जो गुड्स हैं वो डिस्क्रिप्शन से बाय किए गए फ्रॉम अ सेलर हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन वेदर ही इज अ मैन्युफैक्चरर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मैन्युफैक्चरर है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट अ मिनट। तो क्या कह रहा है कि वहाँ पर इम्प्लाइड कंडीशन होगी, वहाँ पर इम्प्लाइड कंडीशन होगी दैट द गुड्स शैल बी ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी, गुड्स जो है अच्छी क्वालिटी के मर्केंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए। क्या लिखा कि गुड्स जब डिस्क्रिप्शन से बाय किए गए हैं सेलर से, जो कि अच्छे हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, वो उस डिस्क्रिप्शन के गुड्स पर ही डील करता है, तो एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि गुड्स जो है वो मर्केंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए। अब ये कैसे, जैसे मान लो कि गए आप एक पैकेज शुगर लेने, पैकेज्ड शुगर लेने के लिए गए,
उसमें प्रीमियम लिखा हुआ था, प्रीमियम शुगर लिखा होता है, कई सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं, लेकिन घर आकर के जब आपने खोल करके देखा तो उसमें इंसेक्ट्स थे, तो ये ब्रीच हुआ है कंडीशन। तो यहाँ पर जो है सेलर लाइबल हो सकता है। क्या कह रहा है, जब गुड्स डिस्क्रिप्शन से, क्या डिस्क्रिप्शन, प्रीमियम था वो जो शुगर था, वहाँ पर तो खोल करके देखा नहीं गया और इसी डिस्क्रिप्शन से जो है आपने ले लिया और घर जाकर के जब देखा तो वो डिफेक्टिव था। तो यहाँ पर क्या है, ये इम्प्लाइड कंडीशन होती है, ये इम्प्लाइड कंडीशन होगी भाई। अगर उसमें प्रीमियम वगैरह लिखा है, डिस्क्रिप्शन वगैरह सही से है, तो सेलर को, यहाँ पर सेलर लाइबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोवाइडेड क्या है, दूसरी चीज़ क्या है कि प्रोवाइडेड दैट इज द बायर हैज एग्जामिन्ड द गुड। अब यहीं पर अगर इसी प्रीमियम शुगर को आप वहीं खोल करके देख लेते कि देखें भाई इंसेक्ट्स वगैरह तो कुछ नहीं है, तो फिर कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं। क्यों? क्योंकि आपने एग्जामिनेशन उसका पहले ही कर लिया। ठीक है, एग्जामिनेशन उसका पहले ही हो चुका था, इस वजह से अब कोई भी इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होगी। लेकिन ऊपर वाले केस में क्यों है, क्योंकि ऐसा कुछ देखा नहीं गया और आप ये मान के चल रहे हो कि ये जो गुड्स हैं ये मर्केंटाइल क्वालिटी के ही होंगे। सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है कि एन इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू द क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस मे बी अनेक्स्ड बाय द यूजेज ऑफ ट्रेड। किससे अनेक्स्ड होना चाहिए, यूजेज ऑफ ट्रेड से। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल जो कॉटन की थान जैसे हम कहते हैं वो सब आता है, तो वो जनरली 100 मीटर्स का होता है। ये है, ये यूजेज ऑफ ट्रेड है, मतलब ऐसा चलता ही है, वो 100 मीटर्स का ही होता है, 100 मीटर्स लॉन्ग होता है। और ज़्यादा होना चाहिए, और ज़्यादा मतलब हो सकता है, लेकिन वो फिर एक्सेप्शन सर्कमस्टांसिस में अगर करवाना हो तो। वैसे क्या है कि 100 मीटर्स ही लॉन्ग होता है। तो यहाँ पर अगर शॉर्ट निकला, अगर शॉर्ट रोल्स निकले हैं तो ये ब्रीच हो जाएगा। क्यों? ये क्या है 100 मीटर्स लॉन्ग, ये यूजेज ऑफ ट्रेड है, हमेशा से यही चला आ रहा है, इसी तरीके से होता ही है। कॉटन का जो भी कुछ थान वगैरह होता है वो 100 मीटर लॉन्ग ही आता है। तो अगर ये शॉर्ट निकला तो ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, Subsection 4 says an express warranty or condition does not negative a warranty or condition implied by this act inconsistent therewith। ठीक है, सबसेक्शन 4 में ये लिखा हुआ है कि अगर देखो बायर ने अगर कोई भी कंडीशन रखी है तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट में कंडीशन इनवैलिड नहीं हो जाएगी। जैसे मान लो बायर ने अपनी तरफ से अगर कुछ कंडीशन रखी है तो वो सेल्स ऑफ गुड एक्ट में वो वाली जो कंडीशन जो बायर ने रखी है उसकी वजह से वो इनवैलिड, जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट वाली जो कंडीशन है वो इनवैलिड नहीं हो जाएगी, ये कहना चाहता है सबसेक्शन 4। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन नंबर 17 पर। सेक्शन नंबर 17 टॉक्स अबाउट सेल बाय सैंपल। सेल तो हो रहा है लेकिन सैंपल के थ्रू हो रहा है, सैंपल दिखा करके हो रहा है, इस तरीके से। सो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बाय सैंपल वेयर देर इज अ टर्म इन कॉन्ट्रैक्ट। कोई टर्म है कॉन्ट्रैक्ट में, चाहे वो एक्सप्रेस हो चाहे इम्प्लाइड हो, टू दैट इफेक्ट। ठीक है, अब सबसेक्शन 2 ये इंपॉर्टेंट है। सबसेक्शन 2 सेज इन द केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बाय सैंपल देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन। एक इम्प्लाइड कंडीशन है। क्या इम्प्लाइड कंडीशन, मतलब ये इम्प्लाइड कंडीशन का मतलब समझ रहे हो कि ये तो होना ही चाहिए, इसके मतलब अगर इसके अलावा कुछ और है तो फिर वो ब्रीच हो जाएगा। जैसे हम ऊपर देखते हैं कि ये यूजेज ऑफ ट्रेड है कि कॉटन का जो थान आता है वो 100 मीटर लॉन्ग होता है, अगर इससे छोटा निकलता है तो वो ब्रीच हो जाएगा। हर जगह इम्प्लाइड कंडीशन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये मैंडेटरी है, ये होना चाहिए, ये इम्प्लाइड कंडीशन। अगर ये नहीं होगा, इसके अगर विपरीत कुछ होता है तो वो फिर वो ब्रीच हो जाता है। ठीक है, इसलिए कह रहा है ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि जो बल्क में चीज़ें, जैसे मान लो बल्क में जब सामान खरीदने लोग जाते हैं तो बल्क जो है वो कोरस्पॉन्ड करना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए जो सैंपल आपने दिखाया है, जो आपने सैंपल दिखाया है वो जो भी आप बल्क में सामान दे रहे हो वो उससे सेम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या, दैट द बायर शैल हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। बायर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जो खरीद रहा है, कि वो कंपेयर करे दोनों चीज़ों को, सैंपल को कंपेयर करे और बल्क में जो सामान भेजा जा रहा है उसको भी कंपेयर करे, मतलब बल्क विद द सैंपल कंपेयर किया जाए। दैट द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, और वो ये भी देखेगा कि गुड्स जो है वो किसी डिफेक्ट, कोई डिफेक्ट नहीं उनमें। रेंडरिंग देम अनमर्केंटेबल। ठीक है, कुछ ऐसा ना, कोई ऐसा डिफेक्ट ना हो जो कि अनमर्केंटेबल हो, विच वुड नॉट बी अपेरेंट, जो कि देखो मान लो जैसे अगर लेटेंट डिफेक्ट होता है ना, पेटेंट तो ऐसा डिफेक्ट होता है जो कि ऑन द फेस ही विजिबल है, लेकिन ऐसा कोई डिफेक्ट जो कि लेटेंट है, बाद में पता चला, बाद में कोई डिफेक्ट वगैरह हुआ, और रीजनेबल एग्जामिनेशन ऑफ द सैंपल, जब एग्जामिनेशन वगैरह हुआ तब पता चला कि कोई डिफेक्ट है। ठीक है, सो ये थे हमारे 17 तक के सेक्शंस, 14 से लेकर के 17 तक। रियली होप आप लोगों को ये सारे सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से चैप्टर नंबर 3 से शुरू करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।